मित्रों शुरू करते हैं हम अपना करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है, ओडिशा में 1999 में आए विनाशकारी सुपर साइक्लोन की आपदा को 25 वर्ष पूर्ण हुए। तो 1999 में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले सुपर साइक्लोन यानी BOB06 ने ओडिशा के जगत सिंहपुर में पारादीप में लैंडफॉल किया था। इसमें 9,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए थे। तब से ओडिशा के चक्रवात प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2013 और 14 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे वैश्विक उदाहरण के रूप में सराहाया गया था। देखते हैं 1999 की आपदा प्रतिक्रिया में प्रमुख मुद्दे। तो बात करें चेतावनियों की अनदेखी के विषय में, तो भारतीय मौसम विभाग IMD के अलर्ट के बावजूद अधिकारियों ने चक्रवात की गंभीरता को कम करके आंका। तैयारी की कमी, स्थान विशिष्ट लैंडफॉल की अपर्याप्त चेतावनियां, सीमित संसाधन और खराब संचार नीति देखी गई। अब बात करते हैं 1999 की आपदा के बाद से आपदा प्रतिरोधी पहलों के विषय में। तो राज्य स्तर पर देखते हैं, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी OSDM में ओडिशा ने भारत की पहली राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन एजेंसी की स्थापना की। इससे विकेंद्रीकृत आपदा प्रतिक्रिया की शुरुआत हुई और नौकरशाही संबंधी देरी में भी कमी आई। उसके बाद देखते हैं मिशन जीरो कैजुअलिटी यानी OSDM ने चक्रवात संबंधी आश्रय त्वरित प्रतिक्रिया दलों और सुव्यवस्थित प्रोटोकॉल की शुरुआत की ताकि चक्रवात एवं बाढ़ में हताहतों की संख्या कम हो सके। नेक्स्ट है समुदाय केंद्रित प्रयास। तो बचाव कार्यों का नेतृत्व करने और आपदा जोखिमों को कम करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं महिला SHGS के सदस्यों सहित स्थानीय स्वयंसेवियों को शामिल किया गया। अब बात करें अगर केंद्रीय स्तर पर, तो पहली है इसमें संशोधित प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली। तो 1999 में IMD ने बादलों की तस्वीरें काफ़ी देर से उपलब्ध कराई थी, लेकिन अब यह हर 15 मिनट में ऐसी तस्वीरें उपलब्ध करा सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी DMA 2005, इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA गठित किया गया। अब बात करते हैं चक्रवातों के विषय में। तो चक्रवात कम वायु दाब वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न होते हैं। तीव्र और अक्सर विनाशकारी वायु परिसंचरण इसकी विशेषताएं हैं। वर्गीकरण देखते हैं, तो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात, ये समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये मकर और कर्क रेखा के बीच सक्रिय होते हैं। अब बात करते हैं IMD द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टर्म्स। तो देखते हैं इनके विषय में। तो IMD पवनों की गति के आधार पर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब प्रणालियों को वर्गीकृत करता है, जैसे कि सुपर साइक्लोन 221 किलोमीटर प्रति घंटा, गंभीर चक्रवाती तूफान 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा और चक्रवाती तूफान 61 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बात करते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट को समझने के लिए मॉडल विकसित किया। तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट यानी EEJ मॉडल से निम्नलिखित पर EEJ के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं, परिक्रमा करने वाले उपग्रहों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS आधारित नेविगेशन पोजिशनिंग प्रणालियों पर, अन्य उपग्रह संचार लिंक्स पर तथा इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड पर। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट EEJ के विषय में। तो पृथ्वी की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण सिरे के बहुत करीब से गुजरती है। यहाँ 100 किलो एम्पियर के क्रम की एक अनोखी और बहुत तेज धारा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट पाई जाती है। यह ऊपरी वायुमंडल में लगभग 105 से 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहमान है। EEJ का उत्तर दक्षिण विस्तार देखते हैं, तो ये कुछ 100 किलोमीटर लगभग 600 किलोमीटर तक विस्तारित होती है। उत्पत्ति का स्थान, ये पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा में निर्मित होती है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं। इससे आयन मंडल में धारा का घनत्व तीव्र होता है। परिसंचरण का मार्ग देखते हैं, तो EEJ चुंबकीय भूमध्य रेखा के साथ परिसंचरण करती है और आमतौर पर EEJ धारा दिन के समय पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और रात के समय पश्चिम की ओर दिशा बदल लेती है। यह भूमि पर और अंतरिक्ष में एक विशिष्ट चुंबकीय संकेत उत्पन्न करती है। इसे मैग्नेटोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब देखते हैं EEJ के प्रभाव। तो EEJ भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र को गहन करता है। EEJ व्यवधान भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति संबंधी अवसंरचना और विद्युत निगरानी प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। ये बात की हमने EEJ के प्रभाव के विषय में। बात करते हैं चुंबकीय भूमध्य रेखा के विषय में। तो ये जीरो मैग्नेटिक डीप की एक रेखा है। इसका अर्थ है कि इन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई बिल्कुल भी नहीं हिलती है। पृथ्वी की भौगोलिक भूमध्य रेखा के विपरीत चुंबकीय भूमध्य रेखा स्थिर नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे बदलती है। भौगोलिक भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर एक बड़ा वृत्त है तथा यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थिर रहता है। ये बात की हमने चुंबकीय भूमध्य रेखा के विषय में। अब बात करते हैं
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो गौरतलब है कि 2060 तक वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ाकर 3 गुना हो जाने का अनुमान है। इनमें से केवल 20% अपशिष्ट को ही रिसाइकल किया जा सकता है। इस प्लास्टिक संकट से निपटने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर विश्व स्तर पर स्वीकार्य नीतिगत सिद्धांत के रूप में उभरा है। अब देखते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर। शुरुआत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में ईपीआर का प्रावधान किया गया है। बाद में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया। कार्यान्वयन अवधि की बात करें तो वित्त वर्ष 2027 से 28 तक है। PIBOS प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मूल्य श्रृंखला में पहचाने गए प्रदूषकों में उत्पादक, आयातक, ब्रांड मालिक और विनिर्माता यानी PIBOS शामिल है। ईपीआर नियमों के अनुसार PIBOS को बाजार में आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग का 100% वापस संग्रह करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। ईपीआर कार्यप्रणाली देखते हैं तो ईपीआर प्रमाण पत्र प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेस करने वालों PWPS द्वारा रिसाइकल और निपटान करने के बदले जारी किए जाते हैं। इन प्रमाण पत्रों की खरीद बिक्री प्रदूषकों के साथ की जाती है। PIBOS को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेस करने वालों PWPS से ईपीआर प्रमाण पत्र खरीदना अनिवार्य किया गया है। इस तरह ये प्रमाण पत्र नियमों के पालन के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक के लिए मौजूदा ईपीआर व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों की। तो बड़ी संख्या में आयातक बिना किसी निगरानी या विनियमन के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए ईपीआर व्यवस्था के तहत कुल पंजीकृत PIBOS में 83% आयातक है, लेकिन बाजार में लाए गए प्लास्टिक उत्पाद में उनकी भागीदारी महज 9% दर्शाई गई है। और पैकेजिंग और नॉन पैकेजिंग प्लास्टिक अपशिष्ट के बीच अंतर करना मुश्किल है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेस करने वाले PIBOS को फर्जी ईपीआर प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। ये बात की हमने प्लास्टिक के लिए मौजूदा ईपीआर व्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां थी उनके विषय में। अब बात करते हैं रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के विषय में। तो ईपीआर के लिए उचित मूल्य निर्धारण व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। फर्जी ईपीआर प्रमाण पत्रों को अमान्य कर देना चाहिए। ईपीआर दिशा निर्देशों में अनौपचारिक क्षेत्र के भागीदारों को भी शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर के विषय में। तो यह एक प्रकार का नीतिगत सिद्धांत है। यह उत्पादकों या विनिर्माताओं को उनके उत्पाद के उत्पादन से निपटान तक के संपूर्ण चरण के प्रबंधन के लिए जवाबदेह बनाता है। इसमें विशेष रूप से उत्पाद को उपयोग के बाद वापस लेने, रिसाइकल करने और अंतिम निपटान के चरण शामिल है। ईपीआर के तत्वों की बात करें तो उत्पादक की जवाबदेही, अपशिष्ट को कम करना, उत्पाद की संपूर्ण उपयोग अवधि अप्रोच, प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत आदि इसमें सम्मिलित है। ईपीआर नीति के तहत अपशिष्ट के प्रकार देखते हैं तो पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी, खतरनाक अपशिष्ट आदि। और कार्यान्वयन एजेंसियां हैं उत्पादक जिम्मेदारी संगठन यानी PROS, थर्ड पार्टी एजेंसियां हैं जो प्रदूषक को ईपीआर व्यवस्था का अनुपालन करने में मदद करती हैं। इसी के साथ देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी। भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना यानी NBSAP 2024 से 30 को लॉन्च किया। इस अपडेटेड NBSAP को कोलंबिया में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन यानी COP16 में लॉन्च किया गया है। NBSAP जैव विविधता संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। साथ ही ये जैविक संसाधनों के संधारणीय उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती है तथा उनसे प्राप्त लाभों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करती है। अब NBSAP 2024 से 30 की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। तो पहली NBSAP 1999 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना NBAP को 2008 में अपनाया गया था। NBAP को आईजी जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए 2014 में अपडेटेड किया गया था। KMGBF के अनुरूप देखते हैं तो यानी कुनमिंग मॉनिटरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF को 2024 में अपनाया गया था। इसका लक्ष्य 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकना और जैव विविधता को पुनर्बहाल करना है। इसमें 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य निम्नलिखित 3 विषयों पर केंद्रित हैं। वो 3 विषय देखते हैं। तो पहला है जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना, दूसरा संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना और तीसरा है कार्यान्वयन के लिए साधनों को बढ़ाना। ठीक है, अब देखते हैं कार्यान्वयन। तो इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्रीय एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगी। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य 22 मंत्रालय विभाग हैं जो अलग अलग स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो वो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राज्य स्तर की बात करें तो उस पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और केंद्र
शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद और स्थानीय स्तर पर है जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं क्षमता निर्माण। तो इसके तहत निम्नलिखित प्रयास शामिल किए जा सकते हैं। पहला है आवश्यकता एवं अंतराल का आकलन करना, दूसरा टारगेट समूह की पहचान करना, तीसरा है विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों की पहचान करना और चौथा ज्ञान कौशल हासिल करने के लिए प्रशिक्षण देना। बात करते हैं संसाधन जुटाना। तो इसमें भारत राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता विद पहल यानी बायोफिन लागू करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो जाएगा। बायोफिन वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनजीपी और यूरोपीय आयोग द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य देशों को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करने में सहायता करना है। इसमें ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन फंड और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान जैसी पहलों का समर्थन करने हेतु निजी उद्यमियों, व्यापारिक घरानों, दानकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं खगोलविदों ने पहले ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम की खोज की। तो बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम में अक्सर एक ब्लैक होल की कोई तारा या न्यूट्रॉन तारा या कोई अन्य ब्लैक होल परिक्रमा कर रहा होता है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। शुरुआत में V404 सिग्मी सिस्टम को बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम माना जा रहा था। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने पुष्टि की यह बाइनरी नहीं बल्कि ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम का हिस्सा है। इस ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम में एक ब्लैक होल की दो तारे परिक्रमा कर रहे हैं। V404 सिग्मी सिस्टम के विषय में देखते हैं। तो इसके मध्य में एक ब्लैक होल है और यह पास में परिक्रमा कर रहे एक छोटे तारे को अपने प्रबल आकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींच रहा है। यह तारा इस ब्लैक होल के प्रत्येक 6.5 दिनों में परिक्रमा कर रहा है। नई खोज के अनुसार एक दूसरा तारा इस ब्लैक होल की परिक्रमा बहुत दूर से कर रहा है। यह तारा प्रत्येक 70,000 साल में इसकी एक परिक्रमा पूरी करता है। इस तरह ये तीनों मिलकर एक ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम बनाते हैं। V404 सिग्मी सिस्टम मिल्की वे आकाशगंगा के भीतर स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 8,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नई खोज का महत्व। तो सुपरनोवा विस्फोट सिद्धांत को चुनौती। सुदूर में तारे की उपस्थिति से ब्लैक होल निर्माण के पारंपरिक सिद्धांत को चुनौती मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरनोवा विस्फोट के बाद इसके आसपास के जुड़े पिंड इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाने चाहिए थे, लेकिन V404 सिग्मी सिस्टम के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। सुपरनोवा देखते हैं इसके विषय में। तो यह किसी विशाल तारे का विस्फोट है। किसी तारे का ईंधन खत्म होने पर वह नष्ट हो जाता है। इसके बाद तारे का शेष बचाती सघन कोर ब्लैक होल का रूप ले लेता है। प्रत्यक्ष विध्वंस यानी वैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह ट्रिपल ब्लैक होल सिस्टम प्रत्यक्ष विध्वंस यानी डायरेक्ट कोलैप्स की वजह से बना है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई तारा आसपास के पिंडों को प्रभावित किए बिना नष्ट हो जाता है। इससे अधिक दूरी पर स्थित पिंड इस नष्ट हुए तारे की कक्षा की परिक्रमा करना जारी रखता है। बात करते हैं ब्लैक होल के विषय में। तो ब्लैक होल अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाला एक ब्रह्मांडीय पिंड है। ब्लैक होल की सतह को उसका इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वह सीमा निर्धारित करती है जहां से ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच निकलने के लिए किसी बाहरी पिंड का आवश्यक वेग प्रकाश गति से अधिक होना चाहिए। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EST ने पहली बार ब्लैक होल की एक तस्वीर कैप्चर की थी। यह सुपर मैसिव ब्लैक होल M87 नामक एक आकाशगंगा में केंद्र में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, ये बात की हमने ब्लैक होल के विषय में। अब बात करते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी CZMPS को मंजूरी दी। तो कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मल्लपुरम, त्रिशूर, एर्नाकुलम आदि वे जिले हैं जिनके लिए CZMPS को मंजूरी दी गई है। अब देखते हैं CZMP के विषय में। तो CZMP एक रणनीतिक ढांचा है जिसे तटीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के प्रबंधन और विनियमन के लिए तैयार किया गया है। CZMPS के प्रमुख घटक के विषय में बात करें तो पहला इसमें आता है जोनिंग। CZMPS तटीय क्षेत्रों को अलग अलग जोन्स में विभाजित करता है। पहला है राष्ट्रीय विकास क्षेत्र यानी NDZ और दूसरा है तटीय विनियमन क्षेत्र। ठीक है, तो इनके विषय में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो पहला है इसमें CRZ1A। तो पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र जैसे मैंग्रोव, प्रवाल और प्रवाल भित्तियां, रेत के टीले, नमक के टीले आदि। नेक्स्ट CRZ1B यानी अंतर ज्वारीय क्षेत्र अर्थात निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है CRZ2 यानी तट रेखा तक का या उसके निकट विकसित भूमि क्षेत्र जो मौजूदा नगर पालिका सीमाओं के भीतर या अन्य मौजूदा कानूनी रूप से निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों में हो। नेक्स्ट है CRZ3A यानी 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र।
CRZ-3A में भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा यानी HTL से 50 मीटर तक के क्षेत्र को नो डेवलपमेंट जोन यानी NDZ के रूप में चिन्हित किया जाएगा, बशर्ते कि CZMP को मंजूरी दे दी गई हो। बात करते हैं CRZ-3B के विषय में। तो अन्य सभी CRZ-3 क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व 2161 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, CRZ-3B में भूमि की ओर HTL से 200 मीटर तक का क्षेत्र NDZ के रूप में चिन्हित किया जाएगा। बात करते हैं CRZ-4 के विषय में। तो CRZ-4 में जल क्षेत्र शामिल होगा और इसे आगे CRZ-4A और CRZ-4B के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जनभागीदारी के विषय में। तो स्थानीय समुदायों की राय और चिंताओं पर विचार करने के लिए जनता के साथ चर्चा की जाती है। तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ अधिसूचना 2019 को लागू करने और इसके तहत रियायती मानदंडों को लाभ उठाने हेतु राज्यों के लिए CZMP की मंजूरी एक पूर्व शर्त है। अब देखते हैं CRZ के विषय में। तो केंद्र सरकार देश के तटीय क्षेत्रों तथा उसकी प्रादेशिक जल सीमा तक के जल क्षेत्र को CRZ घोषित करती है। हालांकि इसमें अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप के द्वीपों तथा इन द्वीपों के आसपास के समुद्री क्षेत्र शामिल नहीं है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 1991 में पहली बार CRZ अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 2011 में CRZ की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे CRZ 2019 द्वारा बदल दिया गया था। ये बात की हमने CRZ के विषय में। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियां देखते हैं अपनी, जिसमें पहली न्यूज है हमारी एसिड रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। भारत को एसिड रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया है। इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इससे भारत को आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों से निपटने संबंधी अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साथ ही भारत एसिड रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक के निर्णय लेने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी योगदान कर सकेगा। भारत 2026 में इस नेटवर्क की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। बात करते हैं एसिड रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक के विषय में। तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपराध जनित आय से निपटने के प्रति समर्पित एक प्रमुख बहु एजेंसी नेटवर्क है। यह ग्लोबल CARIN नेटवर्क का भी सदस्य है। CARIN कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रैक्टिशनर्स का एक अनौपचारिक नेटवर्क है। यह एसिड ट्रेसिंग, फ्रीजिंग, जब्ती और अधिग्रहण के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। सदस्यों की बात करें तो 28 अधिकार क्षेत्र यानी भारत सहित सदस्य हैं और 9 पर्यवेक्षक। बात करते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के विषय में। तो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान अपनी संधारणी और पर्यावरण अनुकूल पहलों के लिए IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन जाएगा। यह उद्यान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखड़ी में बन रहा है। IGBC के विषय में देखते हैं। तो उत्पत्ति की बात करें तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ CII का भाग है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका विजन 2025 तक भारत को संधारणीय बिल्ट एनवायरनमेंट में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना और सभी के लिए संधारणीय बिल्ट एनवायरनमेंट को सुगम बनाना है। यह संगठन नए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम, प्रमाणन सेवा और ग्रीन बिल्डिंग प्रशिक्षण प्रोग्राम विकसित करता है और यह ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का भी आयोजन करती है, जो हरित इमारतों पर इसका प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इसी के साथ बात करते हैं वर्ल्ड सिटीज डे के विषय में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित वर्ल्ड सिटीज डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की रुचि को बढ़ावा देने, शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने में देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। वर्ल्ड सिटीज डे 2024 की थीम है यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। शहरीकरण से संबंधित आंकड़े देखते हैं। तो विश्व की बात करें तो 2050 तक शहरों में विश्व की 70% आबादी रहने का अनुमान है। और भारत की बात करें तो 2036 तक भारत के कस्बों और शहरों में 40% आबादी का निवास होगा, जो 2011 की 31% से अधिक है। अब देखते हैं आयरन बीम के विषय में। तो इजराइल को उम्मीद है कि उसका आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम 1 साल के भीतर चालू हो जाएगा। इसके विषय में देखते हैं। इसका उद्देश्य उच्च शक्ति वाले लेजर का उपयोग करके सटीकता के साथ अलग अलग टारगेट्स को रोकना और नष्ट करना है। लेजर हथियार प्रकाश की गति से संचालित होता है और इसके मार्क रेंज सिस्टम की क्षमता को और बढ़ाएगा। सीमा की बात करें तो यह खराब मौसम और कम दृश्यता वाली स्थिति में कुछ बेअसर हो सकता है। ये बात की आयरन बीम के विषय में। अब बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी
कॉपर्स के विषय में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और साझेदारों ने हाल ही में एमपोक्स के प्रकोप के चलते पहली बार GHEC को सक्रिय किया। इसके विषय में देखते हैं तो WHO ने 2030 में GHEC की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कोविड-19 महामारी के दौरान देशों को बेहतर समन्वित समर्थन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य देखते हैं, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के खिलाफ प्रतिक्रिया को मजबूत करना तथा देशों और स्वास्थ्य आपातकालीन नेटवर्क के लिए एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करना। ठीक है, अब देखते हैं आदित्य L1 मिशन के विषय में। तो हाल ही में आदित्य L1 मिशन से पहला वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त हुआ है। आदित्य L1 पर लगे विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC ने सूर्य पर विस्फोटित होने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन CME के घटित होने के समय का सटीक अनुमान लगाया है। CMES पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पृथ्वी पर रेडियो संचार नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं। बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के विषय में। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के प्रति समर्पित एक अंतरिक्ष यान है। इसे पृथ्वी सूर्य लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है। यानी लैग्रेंज बिंदु 1 पर या सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। ये बात की हमने आदित्य L1 मिशन के विषय में। बात करते हैं प्रकृति के साथ शांति गठबंधन, द पीस विद नेचर कोएलिशन। कोलंबिया ने जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD के लिए पक्षकारों के सम्मेलन COP की 16वीं बैठक में प्रकृति के साथ शांति गठबंधन की शुरुआत की। प्रकृति के साथ शांति गठबंधन के विषय में देखते हैं तो इस गठबंधन में मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा और चिली सहित 4 महाद्वीपों के देश शामिल हैं। इनमें से कोई भी देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में नहीं है। इस गठबंधन की सदस्यता उन देशों के लिए खुली है जो प्रकृति के साथ मानवता के संबंध को बदलने के उद्देश्य से सिद्धांतों के एक सेट पर सहमत है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसे 196 देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। देखते हैं सुर्खियों में रहे अभ्यास कौन से हैं तो गरुड़ शक्ति 2024 यह भारत इंडोनेशिया के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी इसके 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए सीजनतुंग जकार्ता इंडोनेशिया के लिए रवाना हुई है। सिम्बेक्स 2024 तो यह सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। हाल ही में इसका 31वां संस्करण विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ है। बात करते हैं डिजिटल इंडिया सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट के विषय में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DICSC परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की। इसके विषय में देखते हैं उद्देश्य है इसके नागरिकों को सुलभ गवर्नेंस, वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को समाप्त करना। यह आधार पंजीकरण, बैंकिंग, टेलीलॉ आदि सहित विधिक आवश्यक सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। इसके तहत प्रत्येक सेंटर को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और आधुनिक अवसंरचना से लैस किया जाएगा। कार्यान्वयन की बात करें तो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो ये बात की हमने आज के करंट अफेयर के विषय में।